नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग देखने जा रहे हैं नकदी फसलें, जिनको कहते हैं कैश क्रॉप। लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा सा देखा था इसमें। तो कपास या कॉटन पहला टॉपिक है जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो भारत में कपास की दूसरी प्रमुख मुद्रादायी फसल है, ठीक है। यानी कि ये दूसरी ऐसी कैश क्रॉप है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा पैसा देती है, ठीक है, जिससे देश के सबसे बड़े सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्राप्त होता है, ठीक। एक बार की पीसीएस परीक्षा में पूछा हुआ है कि कपास किस कुल का पौधा है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि कपास मलवेसी कुल का पौधा है, ठीक है। तो याद रखेंगे मलवेसी कुल का पौधा है कपास। कपास की दो प्रमुख प्रजातियां वर्ल्ड वाइड पाई जाती हैं। पहला होता है देशज कपास, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, और दूसरा अमेरिकन कपास यानी कि न्यू वर्ल्ड कॉटन। कपास भारत का ही देशज पौधा है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कपास किस देश का जो है नेटिव क्रॉप है या देशज पौधा है। तो वहाँ पर आंसर होता है कि कपास भारत का देशज पौधा है। ऋग्वेद और मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो ये भी पूछता है कि किन किन ग्रंथों में कपास का वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद में मिलता है जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है, और मनुस्मृति में भी मिलता है। भारत विश्व का पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित हुई, यानी कि हाइब्रिड जो इसकी वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी की, ठीक है, वो किस्म जो है वो भारत में ही विकसित हुई, जिससे कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हुआ या वर्धित हुआ, बढ़ गया, ठीक है। किस तरह की मिट्टी चाहिए। तो कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। अब अगर आप मिट्टी वाले चैप्टर को याद करोगे तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब जो एरिया है ये काली मिट्टी के लिए फेमस है, यानी कि कपास इन क्षेत्रों में ज़्यादा उत्पन्न होता होगा। इसके साथ साथ 25 से 35 डिग्री का तापमान चाहिए, और 210 दिन की पाला और ओला रहित अवधि चाहिए, स्वच्छ आकाश चाहिए, तेज और चमकदार धूप चाहिए, और बारिश भी ठीक ठाक 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा भी चाहिए, ठीक है। तो याद रखना है कि कपास को अच्छी धूप भी चाहिए 25 से 35 के बीच में। उसके बाद किसी तरह का ओला या अन्य पाला की गतिविधियां नहीं चाहिए, ठीक है। आकाश जो है वो साफ़ होना चाहिए, क्लाउडी नहीं होना चाहिए, चमकदार धूप होनी चाहिए। वही मतलब है कि आकाश साफ रहेगा तो चमकदार धूप होगी, और वर्षा की मात्रा भी ठीक ठाक होनी चाहिए, यानी कि 75 से 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ डेटा दिया है जिसको स्किप करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि करंट डेटा हम लोग देखेंगे अभी आगे। मैंने आपको बताया भी है कि चैप्टर खत्म होते ही हम लोग सारा डेटा करंट का देख लेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का व्यापक विस्तार है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है, और कपास को महाराष्ट्र में श्वेत गोल्ड यानी कि वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि किस क्रॉप को महाराष्ट्र में वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो दैट इज कपास और कॉटन। मध्य प्रदेश में भी कपास की कृषि मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भाग में, यानी कि मालवा के पठार, नर्मदा नदी घाटी के क्षेत्र में की जाती है। यहाँ के प्रमुख कपास उत्पादक अगर जिलों की बात की जाए तो निमाड़, धार, देवास, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, होशंगाबाद और राजगढ़ जो है पूर्वी और पश्चिमी जिले आते हैं, ठीक है। फिर खंडवा, खरगोन जिलों में कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। तो ये भी है खंडवा, खरगोन जिले। अब ये चीज़ एमपी पीसीएस में पूछ सकता है कि कौन सा एरिया है मध्य प्रदेश में जिसको सफ़ेद सोने का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो खंडवा, खरगोन जिला जो है वहाँ पर कपास की खेती के कारण इसको सफ़ेद सोने का क्षेत्र भी कहा जाता है। कपास के रेशे कपास के बीज से प्राप्त होते हैं। ये भी चीज़ याद रखनी है कि जैसे बीच में ऐसे कॉटन का सीड होता है, और किनारे किनारे जो है इसके ऐसे ऐसे कपास लगा हुआ होता है। आपने कभी ना कभी कपास के फूलों को या बालों को उड़ते हुए देखा होगा बचपन में। गन्ना। तो अब बात आती है शुगर केन की, ठीक है, जो कि शुगर जूस जो होता है, गन्ने का रस, वो पाकिस्तान का जो है नेशनल ड्रिंक है, ठीक है। शायद मैं सही हूँ, एक बार सर्च भी करिएगा आप लोग। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, यानी कि ट्रॉपिकल टाइप की वैरायटी है प्लांट की, लेकिन ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी, जैसे उपोष्ण कटिबंधीय का मतलब सब ट्रॉपिकल, जैसे भारत का कुछ एरिया उष्ण कटिबंध में आता है, लगभग 10 डिग्री मान सकते हो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। जैसे ही 10 डिग्री से ऊपर बढ़ोगे लगभग 33 डिग्री 30 डिग्री तक का क्षेत्र ले सकते हो, तो उपोष्ण कटिबंध में आता है, यानी कि सब ट्रॉपिकल। उतनी गर्मी नहीं पड़ती है, अपेक्षाकृत कम गर्मी पड़ती है सब ट्रॉपिकल जोन में। तो उसी में जो है उसमें भी कपास गन्ना उगाया जा सकता है। ये किस कुल का है।
तो ये ग्रेमिनी कुल का है, तो इस पर भी प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा। जिस प्रकार कपास मालवेसी कुल का पौधा है उसी प्रकार गन्ना ग्रेमिनी कुल का है। तो कपास को मालवेसी से याद कर लो और गन्ने को ग्रेमिनी से याद कर लो। जो गन्ना है उसकी फसल के लिए सामान्यतः 21 से 27 डिग्री तापमान चाहिए, मतलब अपेक्षाकृत कम चाहिए कपास के कंपैरिजन में। वर्षा लगभग बराबर चाहिए, ठीक है। शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गन्ना का है, ठीक है। अगर 20-21 के अग्रिम अनुमान आंकड़े देखे जाए तो उसमें 3 जो उत्पादक राज्य हैं, अग्रणी राज्य, उसमें पहला है यूपी का, जो डेटा बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा है महाराष्ट्र का और तीसरा है कर्नाटक का। हालांकि ये इस डेटा में अगर किसी को डाउट है तो याद रखो यार, मैंने एक बार और कहा है कि अभी इस डेटा को हम लोग बिल्कुल फिर से रीवेरीफाई करके नया जो डेटा आया हुआ है उसको मुझे लगता है 24वें 25वें या 26वें लेक्चर में, जो भी लेक्चर लास्ट होता है उसमें हम लोग उस चीज़ को बिल्कुल वेरीफाई कर देंगे और वही डेटा आप लोग लास्ट में याद रखोगे, ठीक है। तो अभी हालांकि उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि उत्पादक राज्यों में 3 अग्रणी राज्य में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक पहले नंबर पर आते हैं, मतलब पहले, दूसरे, तीसरे पर। गन्ना उत्पादन एक व्यवहारिक उपागम जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण अथवा सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव सतत गन्ना पहल पद्धति कहा जाता है। इसका प्रारंभ गन्ने की खेती में सुधार के लिए 2009 में शुरू किया गया था। सतत गन्ना पहल का सुधार कब शुरू किया गया था? तो 2009 में शुरू किया गया था और इस पद्धति का प्रारंभ इक्रीसैट एवं WWF की संयुक्त पहल के रूप में किया गया था। तो किसका किसका ये जो है जॉइंट कह सकते हैं कि इनिशिएटिव था? तो इक्रीसैट था, ICRISAT, और WWF की संयुक्त पहल थी कि किस तरीके से सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव को लाया जाए 2009 में, या गन्ने की खेती में किस प्रकार सुधार किया जाए। इस तरह की सोच जो है वहाँ पर इक्रीसैट और WWF साथ में मिलकर काम कर रहे थे। देखिए है क्या कि कृषि की प्रारंभिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इस पद्धति में ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है, ठीक है। ड्रिप सिंचाई क्या होती है? बूंद बूंद करके सिंचाई, यानी कि ऐसे पाइपें बिछा दी जाती हैं और खेतों में बूंद बूंद करके सिंचाई होती है। इसको टपक सिंचाई के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। यहाँ पर च्यवन सिंचाई लिखा है, तो च्यवनप्राश मुझे ज़्यादा याद आ रहा है, टपक सिंचाई मुझे ज़्यादा बेटर वर्ड लगता है। तो ड्रिप या टपक सिंचाई प्रभावकारी होती है और कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में अंत रासायन की ज़्यादा गुंजाइश है। इस पद्धति में अकार्बनिक एवं कार्बनिक दोनों रसायनों का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। गन्ने के प्रजनन का कार्य कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो कोयम्बटूर में किया जा रहा है। ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि गन्ने के प्रजनन का कार्य भारत में कहाँ किया जा रहा है? तो कोयम्बटूर में किया जा रहा है। और कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में है। यहीं पर जो है 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना भी की गई थी। तो प्रश्न देखिए यहाँ से, अभी तक जितनी चीज़ें गन्ने के बारे में पढ़े उसमें एक केवल जिसमें लिखा हुआ है कि आपका गन्ना जो है वो ग्रेमिनी कुल का है। उसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है। ये 3 उत्पादक राज्य हैं। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। ये तीनों उत्पादक राज्य हैं। और तीसरी चीज़ जो इस चैप्टर में अभी तक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। 1912 में इसकी स्थापना की गई थी और 1969 में इसको ICAR का भाग बनाया गया। तो ICAR क्या है दोस्तों? ICAR है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। अब जो चीज़ इंग्लिश में है वो तो इंग्लिश में ही है। गन्ने की अड़साली फसल की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है। तो अड़साली फसल याद रखिएगा, इसकी खेती कहाँ की जाती है? महाराष्ट्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है। बुआई कब करते हैं? तो जुलाई अगस्त में इसकी बुआई करते हैं और पकने के लिए लगभग 1.5 साल का समय लेती है। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हम लोग के वहाँ सबसे ज़्यादा शुगर जो है वो कंज्यूम किया जाता है। आपको पता ही है, चाय पीने के शौकीन हैं हम लोग, तो उसमें शुगर लेते हैं, लस्सी में शुगर लेते हैं और बाकी दैनिक दिनचर्या में हम लोग शुगर जो है बहुत शामिल करते हैं, जबकि चीन जो है वो दूसरे नंबर पर है। अच्छा, एक चीज़ और है कि एक रिसर्च में देखा गया, हालांकि ये थोड़ा विषयगत बात कर रहा हूँ, विषय में नहीं है ये, तो एक रिसर्च में ये पाया गया कि अगर कोकेन, हाँ वही कोकेन, चरस अफीम वाला, ठीक है, कोकेन और शुगर, अगर इन दोनों के एडिक्टिव टेस्ट की बात की जाए कि किसका ज़्यादा एडिक्शन हो सकता है लोगों को, तो उसमें शुगर जो है वो जीत गया। यानी कि शुगर का जो एडिक्शन है वो लोगों को ज़्यादा है और भारत में
इसीलिए जो चीनी की लत है एक तरह से, हालांकि उसको लत नहीं बोलते हैं क्योंकि चीनी इतनी ज़्यादा रोज़मर्रा में शामिल हो गया है कि उसको लोग लत नहीं बोलते हैं, लेकिन वाकई में कोई भी सेलिब्रिटी आप ले लो, कहीं का भी, चाहे इंडियन हो या कहीं बाहर का हो, वो लोग शुगर बहुत मिनिमम कंज्यूम करते हैं। एक चीज़ और कि शुगर के अलावा जो लोग आर्टिफिशियल शुगर कंज्यूम करते हैं उसमें एस्पार्टेम आता है, ठीक है। तो जो एस्पार्टेम होता है आर्टिफिशियल शुगर, वो लगभग 400 गुना ज़्यादा स्वीट होता है और वो कार्सियोजेनिक कई सारी स्टडीज़ में पाया गया है कि कैंसर कारक है, ठीक है। मैं बहुत पुष्टि वाली बातें नहीं कर रहा हूँ कि मैंने वेरीफाइड एक आपको स्टेटमेंट दिया है, बट आप जब शुगर फ्री की किसी भी टैबलेट पर पीछे पड़ोगे तो उसमें आपको एस्पार्टेम मिलेगा, एस्पार्टेम, ठीक है। एस्पार्टेम जो है 400x यानी कि 400 गुना ज़्यादा स्वीट होता है और कार्सियोजेनिक है। आप उसकी स्टडी पढ़ सकते हो गूगल पर, ठीक है। तो चीनी, हालांकि मैं नहीं कम कर पा रहा हूँ, जितना कम कर पाइए बढ़िया है। हाँ, एक चीज़ और कि चीनी का सब्स्टिट्यूट गुड़ नहीं है। जैगरी इज़ नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ चीनी, क्योंकि वो भी मीठा है और उसी से बनता है। तो ये कहना कि गुड़ खा सकते हैं चीनी नहीं, ये गलत है। कोई भी चीज़ थोड़ी मात्रा में खाते हैं। हाँ, गुड़ कुछ समय के लिए दोस्तों इसलिए खाया जा सकता है क्योंकि वो उतना रिफाइंड नहीं होता। जितनी ही रिफाइंड होती जाती हैं चीज़ें शरीर के लिए उतनी नुकसानदेह है। अब देखिए प्रश्न दूसरा कहाँ से आता है, बहुत सारी बातें होंगी हेल्थ के बारे में। 1903 में भारत की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के देवरिया के प्रतापपुर में स्थापित की गई, ठीक है। बहुत ही पेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा हुआ है, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स पूछा हुआ है, 2-3 बार कम से कम पूछा हुआ है कि सबसे पहली चीनी मिल भारत में कहाँ स्थापित हुई। तो देवरिया के प्रतापपुर में स्थापित हुई, जिले में, देवरिया जिले के, ठीक है। ये प्रथम चीनी मिल थी 1903 में। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का प्याला, ठीक है, यानी कि बाउल ऑफ शुगर जो है, शुगर बाउल कह सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो प्रोनाउंसिएशन होता है शुगर बोल होता है, लेकिन ठीक है, शुगर बोल या बाउल कह सकते हैं। प्रारंभ 1960 में उत्तर प्रदेश में और बिहार में चीनी जो है मुख्य रूप से उत्पादित की जाती थी। उसके बाद फिर दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु और काली मृदा का क्षेत्र होने, नमी संरक्षण की क्षमता होने और ट्यूबवेल सिंचाई का विकास होने के कारण ये उद्योग वहाँ भी धीरे धीरे स्थानांतरित हो गया। तो अगर समराइज करके मैं कहूँ तो देखिए, सबसे पहले 1903 में 1903 में गोरखपुर के पास जो देवरिया है वहाँ पर आपका सबसे पहले प्रतापपुर में चीनी मिल स्थापित हुई थी। 60 के दौर तक उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो अग्रगणी राज्य थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा चीनी का प्रोडक्शन होता था। और आज भी उत्तर प्रदेश को शुगर बोल कहते हैं, शुगर बोल ऑफ इंडिया, यानी कि चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश एरिया को। लेकिन 60 के दशक के बाद क्या होता है कि दक्षिण भारत में एक तो अनुकूल जलवायु थी ही, ठीक है, जलवायु के अलावा काली मिट्टी का विस्तार भी था। फिर ट्यूबवेल की सिंचाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि वहाँ पर सिंचाई के साधनों का भी विकास हो गया। इस कारण ये उद्योग जो है धीरे धीरे साउथ इंडिया में भी डेवलप हो गया, ठीक है। दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता पाई जाती है, ये चीज़ याद रखनी है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है और प्रोडक्शन क्या होती है ये भी समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए, पहला है प्रोडक्टिविटी, P1 लिख रहा हूँ, प्रोडक्शन P2 लिख रहा हूँ। प्रोडक्टिविटी मतलब होता है उत्पादकता, और P2 मतलब होता है उत्पादन। देखिए, एक बात और बता रहा हूँ कि देखिए, मैं सबसे कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर ये फ्री लेक्चर सीरीज़ लाई जा रही है। मैं उन विद्यार्थियों के लिए लेक्चर सीरीज़ नहीं ला रहा हूँ जो लोग कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो कोई भी बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मानेगा इन चीज़ों को जो मैं छोटे पॉइंट्स सिखाता हूँ, ठीक। चलिए, उत्पादकता मतलब होती है अगर 1 हेक्टेयर की ज़मीन है तो उसमें ये 300 kg उत्पादित करना है। और उत्पादन मतलब क्या होता है, उत्पादन मतलब होता है इनके पास 5 हेक्टेयर की ज़मीन है और उसमें ये 500 kg जो है उत्पादित कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, उत्पादन तो यहाँ अधिक है, लेकिन अगर 1 हेक्टेयर की बात करोगे तो इसमें केवल 100 kg हो रहा है, क्योंकि 5 हेक्टेयर में 500 kg यानी कि 1 हेक्टेयर में 100 kg, और यहाँ पर 300 kg हो रहा है। यानी कि इफिशियंसी या प्रोडक्टिविटी किसकी अधिक है, P1 वाले की। यानी कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो था ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि 2021 का जो आंकड़ा आया था वो यूपी उसमें पहले नंबर पर था और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, ठीक है। भारत में सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग भारत जो है कृषि आधारित उद्योग है, यानी कि सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग सबसे पहले है कॉटन और कॉटन के बाद है शुगर, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। फिर यूएसए की थोड़ी सी बात करता है तो यूएसए के कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा। इस संदर्भ में ब्राज़ील पहले और यूरोपियन यूनियन तीसरे स्थान पर रहा, ठीक। इसको भी थोड़ा सा जो भी चीज़ें इसमें पुरानी होंगी उसको भी हम लोग नया कर देंगे, ठीक है।
आइए 2020-21 में भारत में चीनी का उत्पादन कितना हुआ था? 18.74% टोटल था। ठीक, तो यहाँ ख़त्म हुई चीनी की बात। पहला हमने कपास की बात की, दूसरा हमने शुगर की बात की। तो दो चीज़ें हमने बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर ली हैं दोस्तों। ठीक है, आपको लेक्चर कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। कमेंट जरूर करिए, अगर आपको लेक्चर नहीं अच्छा लग रहा तो आप डिसलाइक करिए, क्योंकि वो भी हमें फीडबैक मिलता है कि फला व्यक्ति ने इसको डिसलाइक किया है। ठीक है, तो हम जो भी इम्प्रूवमेंट है उसको करने की कोशिश करते हैं। तो आता है तिलहन या ऑयल सीड। ठीक है, सरसों के बारे में आप लोग जानते होंगे, समझ लीजिए उसी की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो तिलहन जो है भारतीय भोजन में वसा का मुख्य स्रोत है। वसा से कितनी कैलोरी मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी जो है हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए एक स्टेटमेंट इसमें और कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा साइंस भी बताना चाह रहा हूँ मैं, कि देखिए अगर कोई ये कहता है कि फ़ैट मत खाइए तो ये गलत बात है। फ़ैट खाना चाहिए, लेकिन गुड फैट खाना चाहिए। गुड फैट का मतलब ऐसा फैट जो कि आपके शरीर को आपकी शरीर के नसों में बाहर से बैठे, ना कि नसों के अंदर, क्योंकि नसों के अंदर बैठना कोलेस्ट्रॉल होता है। अब उसमें एक HDL कोलेस्ट्रॉल होता है जो बाहर से बैठता है, मतलब बहुत सारी डीप में चीज़ें हैं, उतनी चीज़ें नहीं जाननी, बस ये जानना है कि भारतीय भोजन में वसा जो है एक मुख्य स्रोत है। प्रमुख तिलहनी फसलें या ऑयल सीड क्रॉप हम लोग के वहाँ कौन है? उसमें है तोरिया। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, चलिए, एक है तोरिया, फिर है सरसों, फिर है तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी। ठीक है, बिनौला। ठीक, तो इतना चीज़ याद रखेंगे। अरंडी जो है उसको बोलते हैं कैस्टर ऑयल। ठीक है, कैस्टर ऑयल ये दर्द इत्यादि में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। उसके साथ साथ बालों के झड़ने में भी बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होता है। इससे जो है मसाज किया जाता है। पीत क्रांति किसे कहते हैं? तो जो भी ऑयल सीड के संबंध में जितना भी रिवोल्यूशन आया, जो भी अधिक उत्पादन पर जोर दिया गया, इसी को कहते हैं आपका येलो रिवोल्यूशन। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि पीत क्रांति, पीली क्रांति या येलो रिवोल्यूशन एक ही चीज़ है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन से क्या क्या प्राप्त होता है? एक तो तेल प्राप्त होता है, दूसरा प्राप्त होती है खली। जब भी सरसों लेकर के आप उसको पेरवाने जाओगे किसी मशीन पर, तो वहाँ पर तेल मिलेगा और तेल के साथ खली मिलेगी। जो खली होती है उसका कई तरह से यूज किया था। पहले तो एंटीसेप्टिक होती है। पहले जब गाँव में बाल छिलाता था तो उसको सर पर फिर मला जाता था, क्योंकि उसके पास एक एंटीसेप्टिक वो है, फिनोमेना, टेस्ट है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि जो खली होती है वो जितने भी गाय या पशु होते हैं उनको भी दिया जाता है। ठीक है, तो वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक, इसके अलावा उसका क्या यूज़ होता है? तो स्नेहक करते हैं। स्नेहक मतलब क्या होता है? एज ए लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, वार्निश की तरह से यूज़ कर सकते हैं, सुगंधित पदार्थ, मोमबत्ती, साबुन, उर्वरक इत्यादि चीज़ों के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि साबुन इत्यादि में तेल का प्रयोग होता है, तो डायरेक्टली वो नहीं यूज़ करते हैं, खली यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, या तेल भी यूज़ कर लेते हैं, जो भी दोनों में फंडा हो रहा है उस तरीके से यूज़ करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। इस डेटा के अनुसार 2020-21 के डेटा के अनुसार अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि राजस्थान तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश का स्थान आता है। मूंगफली एक प्रमुख तिलहनी फसल है, यानी कि मूंगफली क्या है? अच्छा ऑयल सीड है। मूंगफली वानस्पतिक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो ये भी सबको पता होगा कि मूंगफली में बहुत ज़्यादा रिच प्रोटीन पाई जाती है, इसीलिए व्रत इत्यादि चीज़ों में मूंगफली का सेवन किया जाता है, क्योंकि उसमें रिच प्रोटीन है। ठीक है, मूंगफली कैसा पौधा है? तो मूंगफली एक शरब टाइप का है, मतलब कह सकते हो कि छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। जिस तरह मटर का प्लांट होता है, चने का प्लांट होता है, उसी तरीके से मूंगफली का प्लांट होता है। बस ये है कि मूंगफली जो है या ग्राउंड नट जो है वो जमीन के अंदर फलती है, यानी कि मिट्टी के अंदर, जैसे आलू फलता है। ठीक है, तो एक उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल जो है ये पौधा है, जो कि 15 से 25 डिग्री का तापमान और 80 सेंटीमीटर तक की मैक्सिमम बारिश में होता है। इसको गरीबों का काजू भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि मूंगफली खाने वाला हर व्यक्ति गरीब नहीं होता। ठीक है, ए राजू तुम खा रहे हो काजू, तो इसका मतलब है राजू क्या खा रहा है? मूंगफली खा रहा है। चलो आ जाओ राजू भाई, तुम बुरा मत मानना यार। फिर कहता है, चलिए आ जाइए, फिर कहता है कि पेगिंग मूंगफली की फसल में होने वाला एक लाभकारी प्रक्रिया है। तो पेगिंग क्या होता है? इसमें बता दे रहा हूँ कि परागकण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पेग निकालकर जड़ों की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के भीतर वृद्धि करता है। तो इस प्रक्रिया जो है, ये जो प्रक्रिया होती है पेगिंग की, वो लाभकारी प्रक्रिया है, ये बात याद रखना है। ठीक है, मतलब जो फूल के परागकण जब निकल जाता है तो फूल के अवशेष भाग में, जैसे कोई फ्लावर है तो फ्लावर के जो नीचे वाला भाग है, इससे एक चीज़ निकलती है और ये चली जाती है ज़मीन के अंदर, फिर यहाँ पर ग्रोथ करती है, इसी को बोलते हैं पेगिंग। ठीक है, चलिए
अब बात आती है मूंगफली के लिए किसकी मात्रा की अधिक आवश्यकता होती है, तो जिप्सम जो होता है उसकी अधिक आवश्यकता होती है। आपको बताना है कि जिप्सम जो है वो किसका अयस्क है, किसका अयस्क बोलिए या इसका सूत्र डायरेक्टली बताइए, जिप्सम का सूत्र क्या है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ जिप्सम का सूत्र क्या है। अब यहाँ पर दे रहा है कि सोयाबीन के बारे में, सोयाबीन खाद्य तेल के अलावा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत भी माना जाता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिकतम तापमान होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर की अधिकतम वार्षिक वर्षा होनी चाहिए, और पीएच मान की यहाँ पर बात करता है तो 6 to 6.5 पीएच मान वाली अम्लीय दोमट मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। जब भी पीएच 7 से नीचे होता है तो वो एसिडिक मृदा को या किसी इंडिकेट करता है किसी अन्य चीज को, और अम्लीयता का सूचक है, और 7 से ऊपर जो है वो क्षारीयता का सूचक है, 7 उदासीन सूचक है, वो वाटर का होता है। सोयाबीन खरीफ फसल के तौर पर जून में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है। 3-4 बार इसको टोटल सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सोपा के अनुसार खरीफ 2021 के लिए आंकड़े एक आए थे जिसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस ये याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा सोयाबीन आपका होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है, सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में, और दूसरे नंबर पर होता है महाराष्ट्र में। ये भी बात याद रखेंगे, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, एमपी और एमएच, ठीक है, इस तरह से सबसे ज़्यादा और दूसरे नंबर पर सोयाबीन होता है। फिर आते हैं सरसों की, जो कि सबसे अच्छा ऑयल सीड एक तरह से भारत में यूज़ होता है खाना पकाने के लिए। प्रमुख तिलहनी फसल है, रबी की फसल होती है ये, आपको मैंने बताया भी रबी की फसल कब बोई जाती है, तो थोड़ा सा जाड़े में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर के महीने में अभी बोई जा रही है, और ये परिपक्व होती है मार्च अप्रैल के महीने में काट ली जाती है, ठीक है। तो सरसों की फसल के लिए भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का अधिकतम तापमान चाहिए, 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा चाहिए, अक्टूबर नवंबर एवं कटाई होती है फरवरी मार्च में, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। राजस्थान सरसों का शीर्ष उत्पादक राज्य है, ये भी चीज़ याद रखनी है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर हरियाणा है। तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और हरियाणा है। आगे देखते हैं हम लोग सरसों की प्रमुख प्रजातियां कौन सी हैं। पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान और वरुणा, ठीक है। तो ये तीनों सरसों की प्रजातियां हैं, ठीक है। पूसा जय किसान याद रखिएगा। पीताम्बरी भी एक पीली सरसों की प्रजाति है, प्रश्न पूछा हुआ है पीसीएस में, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं कि पीताम्बरी पीली सरसों की एक प्रजाति है। अब आता है पल्सेस, दलहन या दालें। तो हम लोग अपने वहाँ बहुत सारी दाल प्रयोग करते हैं अलग अलग प्रयोजनों पर, जैसे हमेशा जो बनती है घर में दालें, उसमें आपकी रहर की दाल आती है जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि है तूर की दाल, ठीक है। तो तूर की दाल या रहर होती है। दूसरा होता है आपकी चने की दालें यूज़ होती हैं, इसके अलावा मूंग होता है, मसूर होता है, ठीक है, अन्य भी दालें घर में प्रयुक्त होती हैं। तो किस लिए प्रयुक्त होती है, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा दालों से मिलता है, तो इसलिए भारत में दालें यूज़ होती हैं। दाल चावल हम लोग का स्टेपल फूड जिसको बोलते हैं, वो दैनिक भोजन में शामिल है, ठीक है। और इसके साथ एक चीज़ और है कि जितनी दलहनी फसलें होती हैं वो लेग्यूम्स, यानी कि उनके आप मूलांकुर, मूल रोम में कह सकते हो या मूलांकुर में कह सकते हो, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो प्रोटीन की सबसे प्रमुख जो है दालें पाई जाती हैं, रबी, खरीफ, जायद, तीनों ही फसलों के अंतर्गत दालों की कृषि की जाती है। तो मैंने आपको 1-2 बता दिया था, तूर की दाल बता दी थी जो कि अरहर है, फिर चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर, मटर नहीं बताया था, ठीक है, और उड़द नहीं बताया था। ये सारी दालें जो है हमारे घरों में यूज़ होती हैं, ठीक है। दलहनी फसलें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। राइजोबियम, कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये पूछता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए राइजोबियम जो जीवाणु है या राइजोबियम किस धातु का यूज़ करता है या किस एलिमेंट का यूज़ कर रहा है, किस तत्व, सॉरी धातु नहीं, किस आपके तत्व का यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कोबाल्ट किसका यूज़ करता है, कोबाल्ट, ठीक है। और ये तत्व जो है विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। क्यों? क्योंकि B12 जो होता है उसका नाम ही है साइनोकोबैलामिन। जब आप देखते होगे बी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर पढ़ते होगे, B1, B2, B3, B5, B6, ठीक है, B9 और B12, तो उसमें B12 का जो नाम है वो साइनोकोबैलामिन, यानी कि कोबाल्ट का उसमें तत्व आ ही रहा है, अंश आ ही रहा है, यानी कि ये कोबाल्ट या B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। दालों का अत्यधिक उपभोग होने के कारण इसकी अग्रणी उत्पादक होने के बावजूद आयात करना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा दाल का कंजम्पशन है कि दाल हम लोग आयात करते हैं। अच्छा, पिछले कुछ वर्षों में मोदी गवर्नमेंट जब से आई तब से इन्होंने कहा कि आपके पास जो चावल और गेहूं है, जो कि लगभग
प्रत्येक किसान के द्वारा बोया जा रहा है, उसकी जगह पर आप दालें या अन्य मिक्स्ड चीज़ें या कह सकते हो मोटे अनाज जिनको श्री अन्न नाम दिया गया, उनको उपजाइए। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तरह से क्रॉप रोटेशन हो रहा है, तरह तरह की चीज़ें बोई जाएंगी, तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है, धारण क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस कारण से दाल का इतना कंजम्पशन है कि दाल की प्रोडक्शन के लिए भी लोगों को कहा जाता है कि आप लोग दाल जो है ज़्यादा से ज़्यादा उगाइए। ठीक है, एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है भूमि में, हवा से लेकर के नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है मिट्टी में राइजोबियम, तो आयात करना पड़ता है। फिर भारत दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। अगर प्रोडक्शन की बात की जाए, दाल उत्पादन की बात की जाए दोस्तों, तो भारत के बाद जो देश है उसका नाम है म्यांमार, जो कि दूसरा दाल उत्पादक है। ठीक है, अब अगर राज्यों की बात की जाए तो सबसे बड़ा उत्पादक जो है दाल का, वो एक करेक्शन करना चाहता हूं दोस्तों, ये जो म्यांमार का स्थान था, अभी फाओ ने 2022 में इसको जो है पोलैंड को दे दिया। ठीक है, तो दूसरा जो दाल उत्पादक राज्य है वैश्विक रूप से, वो पोलैंड है। यहाँ पर अगर स्टेट वाइज बात की जाए तो स्टेट वाइज बहुत सारी दालों में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। हालांकि कुछ वर्ष पहले, जैसे अभी पिछले साल, राजस्थान सबसे ज़्यादा उत्पादक हो गया था, लेकिन अभी जो मेरे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें अगर दालों, अलग अलग दालों की बात की जाए, अभी इस डेटा को नहीं मैं रेफर कर रहा हूँ, अलग अलग अगर दाल की बात की जाए तो उसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा डेटा बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर आप चना दाल की बात करोगे तो एमपी है। ठीक है, अगर आप उड़द की बात करोगे तो भी एमपी है। ठीक है, अगर आप रहर की बात करोगे, अरहर जिसको तूर भी बोलते हैं, ये दाल में कर्नाटक है। ठीक है, मूंग की बात करोगे तो एमपी ही है। और अगर अन्य दालों की बात करो, ठीक है, तो उसमें आपका यूपी पहले नंबर पर है। ठीक, तो ये एक डेटा है पहले नंबर को लेकर के, उस हिसाब से एमपी जो है फर्स्ट नंबर पर आ रहा है। ठीक, तो एक बार इसको आप भी चेक कर लीजिएगा। भारत में दलहनी फसलों में अरहर का प्रमुख स्थान है। मैंने आपको बताया भी कि खाने के साथ हम लोग अरहर की ही दाल खाते हैं। इसके लिए ये कहाँ होती है, तो गंगा मैदान के जलोढ़ मैदान से लेकर प्रायद्वीप के काली मिट्टी तक जो है ये उगाई जाती है। त्रुटिपूर्ण अफवाह, जल लग्नता एवं पाला दहन फसलों के लिए हानिकारक है, यानी कि किसी तरह पानी नहीं लगना चाहिए, पाला यानी कि ठंडा नहीं मारना चाहिए, इत्यादि चीज़ें दलहन की फसलों के लिए ठीक नहीं है। और उसके साथ साथ नील गाय से भी जो है दलहन को बचा करके रखना है। ठीक है, अरहर की उत्पत्ति भारतवर्ष में ही हुई थी, ये भी चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, फिर आते हैं कि मालवीय चमत्कार अरहर की एक प्रजाति है। क्या है? मालवीय चमत्कार अरहर की एक प्रजाति है। अन्य प्रजाति हैं अमर, आजाद, बहार, मालवीय विकास, पारस। अमर दाल ऐसे याद करो, अमर दाल, आजाद दाल, बहार दाल, मालवीय विकास दाल, पारस दाल इत्यादि। ठीक है, अब भारत में चना का सर्वाधिक उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया। जो दाल होती है फलदार कलियों जैसी होती है, आपने देखा भी होगा, जैसे मटर होता है उसी तरह से दाल का भी होता है। दाल के बीज थोड़े से टाइट होते हैं, मटर की तरह नहीं मीठे होते हैं, बट लोग खाने वाले उसको भी खाते हैं। ठीक है, अब उसमें उर्वरक का एक अनुपात दिया हुआ है, एनपीके का अनुपात, तो नाइट्रोजन, पोटाश और यहाँ पर फॉस्फोरस और पोटाश, फॉस्फोरस और पोटाश, तो 011, 122 अथवा 123 नॉर्मली जो है होता है। उड़द जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों ही मौसम में पाई जाती है। अगला जो टॉपिक है वो है रेशम का। रेशम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पर लिख रखा है, इससे प्रश्न जरूर आते हैं। यूपी पीसीएस का एक तरह से फेवरेट टॉपिक ये है। रेशम का टॉपिक पढ़ करके हम लोग यहाँ पर ख़त्म करेंगे अपना। केंद्रीय रेशम बोर्ड 1948 में संसद के अधिनियम द्वारा वैधानिक निकाय था, जो कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा प्रमुख रेशम उत्पादक देश है। ये पॉइंट याद रखना है कि विश्व में दूसरा प्रमुख रेशम उत्पादक कंट्री जो है वो भारत है। भारत में शहतूत, टसर, ईरी, मूगा 4 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। रेशम रसायन की भाषा में रेशम कीट के रूप में विख्यात इल्ली यानी कि कैटरपिलर द्वारा निकाले जाने वाला एक प्रोटीन से बना होता है। तो ये भी याद रखना है कि रेशम क्या है, तो प्रोटीन है। कोई भी ऐसी चीज़ जो निकालता है कोई पशु, ठीक है, या जीव, वो क्या होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोटीन होती है। ठीक है, ये रेशम कीट कुछ विशेष खाद्य पौधों पर पलते हैं और अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोषों का निर्माण करते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र 4 चरणों में होता है। पहले वो एग होता है, अंडा, फिर इल्ली यानी कि कैटरपिलर बनता है, प्यूपा होता है और फिर शलभ यानी कि मॉथ बन जाता है। ठीक, रेशम प्राप्त करने के लिए इसके जीवन चक्र में कोषों के चरण पर अवरोध डाला जाता है, यानी कि
जो उसका एक तरह से कह लो कि प्रारंभिक चरणों में ही उसको अवरोध डाल दिया जाता है, व्यावसायिक महत्व का अटूट तंतु निकाला जाता है। कहने का मतलब यह है कि देखिए, मैंने एक बार और बताया था कि रेशम के कीट जब अपने फाइनल स्टेज में निकलेंगे, यानी कि मॉथ बन कर निकलेंगे, तो अपने चारों तरफ ऐसे ऐसे जो रेशम का आवरण होता है इसको काट देंगे बीच से, तो रेशम कितना बड़ा बड़ा निकलेगा, ऐसे ऐसे रेशम निकलेगा। लेकिन अगर ये नहीं काटेंगे तो ये पूरी एक लंबी डोरी निकलेगी, ठीक है। इसीलिए रेशम के कीड़ों का जीवन जो है वो क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है व्यावसायिक महत्व के लिए। इसीलिए अटूट तंतु मिलता है। क्या मिलता है? नॉन ब्रेकिंग, अनब्रेक जो भी स्ट्रिंग है या तंतु है उनका फाइबर, वो मिल जाता है। इसका इस्तेमाल वस्त्र की बुनाई में आसानी से किया जा सकता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक जो है भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है और दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। ये डेटा मैं ठीक कर लूंगा, तब तक आप लोग इसको याद करिए। पहले नंबर पर है कर्नाटक और दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश रेशम उत्पादन में। कर्नाटक में कौन सा रेशम होता है? शहतूत, जिसको मलबरी रेशम कहते हैं। तूत के पेड़ पर जो रेशम पाए जाते हैं खोल में अपने, इस तरह से ब्राउन कलर के होते हैं, हल्के से ऐसे बीच से हल्का सा ऐसे रहता है, रहते तो इसी तरह कुछ ऐसे 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 टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये मलबरी कहाँ पाया जाता है? आपके कर्नाटक में पाया जाता है। आगे का डेटा देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का द्वितीय स्थान है, जहाँ पर लगभग 22% के आसपास पाया जाता है। मूंगा रेशम कहाँ पाया जाता है? तो मूंगा असम, ठीक है ना, मूंगा असम में पाया जाता है, ठीक है। मैं किसी स्टेट को गाली नहीं देता हूँ, लेकिन आप लोग ट्रिक बनाने के लिए उसको दूसरी तरह से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मूंगा रेशम कहाँ पाया जाता है? तो वो असम में पाया जाता है। ईरी रेशम का उत्पादन भी असम में होता है, बोडोलैंड वाले एरिया को लेकर के, ठीक है। भारत के कुल ईरी रेशम का उत्पादन असम में ही होता है। तो मूंगा और ईरी कहाँ हो रहा है? असम में ही हो रहा है। टसर रेशम को ट्रॉपिकल टसर कहते हैं या ओक टसर के रूप में विभाजित किया जाता है। दो तरह के टसर होते हैं, एक ट्रॉपिकल टसर और एक ओक टसर। नाम है बस इसका, याद रखना आप लोग। ट्रॉपिकल टसर का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है और ओक टसर का मणिपुर में होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो, ओक जो है ना वो मणिपुर साइड में ज़्यादा पाया जाता है, तो उस पेड़ पर ओक टसर का उत्पादन होता है जो कि मणिपुर में है, ठीक। और जो आपके ट्रॉपिकल टसर है वो गर्मी वाले एरिया यानी कि झारखंड के एरिया में पाया जाता है, ठीक। अगर संपूर्ण टसर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में होता है। वन्य रेशम टसर, ईरी, मूंगा का सर्वाधिक उत्पादन आपके असम में होता है। तो वन्य, कभी कभी पूछता है कि वन्य रेशम में कौन कौन से रेशम आते हैं? तो टसर आता है, ईरी आता है और मूंगा आता है, ठीक है। ये तीनों आते हैं और क्रमशः कहाँ कहाँ होता है? तो असम, उसके बाद फिर झारखंड, फिर मेघालय में होता है। अब बागानी फसलें या हॉर्टिकल्चर के बारे में, जैसे काफ़ी हो गई, कहवा हो गया, चाय हो गया, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर जरूर थोड़ा बहुत प्रॉफिट देगा, थोड़ी बहुत नॉलेज देगा। तो अगर थोड़ा भी लाभ होता है तो ज़रूर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, या डिसलाइक कर सकते हो अगर ठीक नहीं लगा। कोई सुझाव हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को स्किप मत किया करिए, ये आपका थोड़ा अटैचमेंट दिखाता है। अगर आप लोगों में से 5 लोग भी करते हो तो फिर मुझे अच्छा लगता है, मैं रिप्लाई करता हूँ प्रॉपरली और चीज़ों को इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।